अधिवक्ता डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव की पुस्तक दंगे का ऑनलाइन गोष्ठी के माध्यम से विमोचन किया गया है। सुपर पावर ऑथर व अध्ययन बुक्स प्रकाशन के संयुक्त विमोचन प्रसिद्ध एंकर स्मृति आनंद शर्मा ने किया। दंगे पुस्तक के लेखक अरविंद श्रीवास्तव करीब 23 वर्षों में वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं। उनके कानूनी व सामाजिक मुद्दों पर लिखी गई 3 पुस्तकों का पूर्व में प्रकाशन हो चुका है, जिसमें बताया गया कि किस तरह डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए गए साक्षात्कार इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन में प्रकाशित पुस्तक मैं भी नारी हूँ में शामिल किया गया। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। मैं स्मृति आनंद अध्ययन बुक्स के बिहाफ पे आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के बेहद खास बुक लॉन्च इवेंट में। आज के हमारे गेस्ट ऑथर हैं डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव, जिनकी किताब दंगे द मैसेकर ऑफ हिंदूज पर चर्चा के लिए और उसके बुक लॉन्च इवेंट के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले कि हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं, आज के इवेंट को आगे बढ़ाएं, मैं दर्शकों को हमारे गेस्ट ऑथर के बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहूँगी। डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी पेशे से अधिवक्ता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 23 वर्षों से महिलाओं के उत्थान व पिछड़े शोषित असहाय व्यक्तियों को न्याय सुनिश्चित कराने हेतु कार्यरत रहे हैं। इन्होंने न्यायालय व मानव अधिकार आयोग में बहुत से वाद आयोजित कर परित्यक्त महिलाओं का पुनर्वास कराया है। इसके साथ साथ वो मैं विवादित हूँ, मैं निर्भया हूँ के लेखक भी रहे हैं और इनकी ये कृतियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं। वर्तमान में भारत सरकार में महत्वपूर्ण कमेटी टैग BSNL हरिद्वार में कार्य के सदस्य हैं और उनको 2021 में PhD की उपाधि भी मिल चुकी है। साथ ही साथ 2022 में BS ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा भारतीय साहित्य रत्न व उकियोतो पब्लिशर द्वारा मैं निर्भया हूँ को बेस्ट कंट्रीब्यूटर इन एन एंथोलॉजी की उपाधि भी सम्मानित किया गया है और बिजनेस आउटरीच द्वारा 2023 में अचीवर्स इन फोकस से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आज के हमारे ऑथर्स की उपलब्धियां अगर हम गिनाने लग जाए तो शायद आज का इवेंट कम पड़ जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका समाज को, भारतीय समाज को एक के हर वर्ग को के उत्थान के लिए। अब उसके अलावा आज जिस किताब के बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं उसका विषय बहुत ही गहन है और आज की चर्चा भी उसी तरीके से उसी मोड पे जाएगी जहाँ पे हम बहुत ही गहन चर्चा करेंगे। तो किताब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा भारत जो है, हमारा भारतीय इतिहास जो सोशियो पॉलिटिकल और सोशियो कल्चरल और रिलीजियस जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है। तो इस वजह से हमने जितनी ज़्यादा रोशनी देखी है हमारे इतिहास में, जितने ज़्यादा सुनहरे पन्ने हैं, उससे उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी वाक़ये हुए हैं, कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जो हमेशा के लिए काले पन्नों में परिणत हो गई हैं, जिनको कि बदला नहीं जा सकता, पर जिनके बारे में जानकारी पाकर उन्हें समझा जा सकता है और आगे आने वाले भविष्य में उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं दंगों की। जब हम हमारे बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को एक भीड़ के तौर पर सोचने लगते हैं, ना कि एक विवेकशील मनुष्य के, एक इंडिविजुअल के तौर पर देखने के बजाय, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि न्यूज़ चैनल्स पर पॉलिटिशियंस के बीच, राजनीतिज्ञों के बीच जब दंगों के बारे में बात होती है, भारत के दंगों के बारे में, तो 1984 और 2002 के दंगों की बात होती है, लेकिन हमारे लेखक जो है डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव, इन्होंने उन दंगों से भी भयावह और बहुत ही विभत्स दंगों पर रोशनी डालने की कोशिश की है जो जिन पर कहीं भी चर्चा नहीं होती, क्योंकि शायद वो किसी के पॉलिटिकल एजेंडा को सूट नहीं करते और भी अलग अलग वजहों से। तो उन्होंने उन पर रोशनी डालने की कोशिश की है इस किताब के जरिए। अब बिना देर किए मैं हमारे आज के गेस्ट ऑथर डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी को इन्वाइट करना चाहूँगी। धन्यवाद स्मृति जी और आपके दर्शकों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस इवेंट में जुड़े हुए हैं, और आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने मुझे इनवाइट किया है इस इवेंट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस बुक लॉन्च को लेकर के? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से
बहुत लंबा समय लगा है इसको करने में। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है इस समय आपके साथ जुड़ के बुक लॉन्च में, क्योंकि जो लेखक की पुस्तकें होती हैं वो उसके लिए एक पुत्र के समान होती हैं। तो आज ये इवेंट है तो इसके लिए बहुत मैं प्राउड भी फ़ील कर रहा हूँ और अच्छा भी फ़ील कर रहा बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप खुश हैं। आशा है कि हमारी आज की जो चर्चा है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहे और दर्शकों को और हमें भी कुछ नया सीखने को मिले और कुछ नई जानकारियाँ मिले और आपकी जर्नी का हिस्सा बनने का भी हमें मौका मिल रहा है। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके बुक लॉन्च को होस्ट करके। सबसे पहले वैसे तो मैंने कुछ चीज़ें दर्शकों को बता दी हैं। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को जो पहले से नहीं मालूम हो, मुझे भी ना मालूम हो? जी, मेरा देखिए ऐसा है स्मृति जी कि मेरा जो बचपन रहा है, थोड़ा जी। अभाव में रहा है, तो इस कारण से मैंने समाज के उन चीज़ों को भी देखा है कि जो हर व्यक्ति को मालूम नहीं है। मेरा अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा जो स्टूडेंट लाइफ़ थी, मेरी छात्र जीवन था, वो बहुत अभावग्रस्त था और मैं अपने जीवन में स्टडी के साथ-साथ पार्ट टाइम काम करता था, जिससे मैं अपनी स्टडी पूरे कर सका और अपने परिवार को देख सका। लेकिन इसी कारण से मुझे आज जो सोशल वर्क है मेरा, वो इसी कारण से है कि मैं जानता हूँ कि जो अभाव में व्यक्ति हैं, वो किन-किन समस्याओं से जूझते हैं जीवन में और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। इस कारण से अगर हम बात करें स्टूडेंट लाइफ़ की, तो स्टूडेंट लाइफ़ से के समय से ही मैंने सामाजिक जीवन में रहा हूँ, काफ़ी संस्थाओं में सदस्य रहा हूँ, काफ़ी संस्थाओं का मैंने संचालन किया है। तो इस कारण से मैं समाज के से बहुत अंतर तरह से जुड़ा हुआ हूँ और हर व्यक्ति की पीड़ा समझने की कोशिश करता हूँ और उस पीड़ा को अपने महसूस करके उसका निदान करने का प्रयास रहा है मेरा और ऐसा ही जीवन रहा है आज तक भी उसी में चल रहा है जीवन मेरा। बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरक और कहानी है आपकी। आपकी यात्रा भी और आपकी जो सोच है, वो भी काफ़ी प्रेरणादायक है। और उसके अलावा आपकी जो जर्नी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव रहे हैं। जैसा कि मैं जब आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी, तो मुझे पता चला कि अलग-अलग आपने पेशे किए हैं, मतलब अभी भी आप अलग-अलग रोल्स में हैं। और उसके अलावा आपके काम बहुत डाइवर्स रहे हैं। जैसे कि आप पहले वकालत कर रहे थे, उसके बाद अभी आप एक पब्लिश्ड ऑथर हैं। तो बताना चाहेंगे कि वकालत करते-करते अचानक लेखन के प्रति कैसे आकर्षण हुआ? या फिर शुरुआत से ही ऐसी रुचि रही थी, ऐसा था या गलती ये से वकालत चूज़ कर ली? स्मृति जी। जी वकालत करते-करते अचानक लेखन का नहीं रहा। जब मैं स्टूडेंट था तो एक अखबार के लिए मैं पत्र लिखा करता था। दरअसल क्या था कि मैं एक अच्छा पाठक भी हूँ और मैं समाचार पत्र जब मैं 10th क्लास में था, उस समय से एक समाचार पत्र का अध्ययन किया करता था और जो समाज से संबंधित समाचार होते थे, उन पे प्रतिक्रियाएँ देने के लिए मैं पत्र के माध्यम से उस समाचार पत्र को लिखता था। उन्होंने धीरे-धीरे मेरे पत्र प्रकाशित करने आरंभ किए अपने समाचार पत्र में और वो रूटीन बन गया कि लगातार मैं लिखता था प्रतिक्रिया के माध्यम से मैं लिखता था पत्र और वो प्रकाशित होते थे। ये 2002 तक मेरे पत्र एक बहुत नामचीन समाचार पत्र है उसमें प्रकाशित हुए 2002 तक। उसके बाद मैं अपने इसमें वकालत के पेशे में आ गया और इसमें अपने जीवन यापन के संघर्ष में व्यस्त हो गया तो लेखन थोड़ा कम हो गया, कम क्या हो गया कि बंद ही हो गया था। लेकिन जैसे-जैसे मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक-ठीक हुई, उसी दौरान मैंने सामाजिक कार्यों में दोबारा रुचि लेना आरंभ किया और उस रुचि के दौरान मुझे कई अच्छे लोगों से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जैसे अगर हम बात करें, तो हमारे एक्स डीजीपी जो अभी रिटायर हुए हैं 30 नवंबर को उत्तराखंड के, श्री अशोक कुमार जी, वो एक लेखक भी हैं, उनकी भी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उनसे मेरा जब ताल्लुक हुआ इस संबंध में सामाजिक कार्य गतिविधियों के संबंध में, तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। तो वो लेखक भी थे, उन्होंने किताब लिखी है एक खातिम इंसान, काफ़ी चर्चित पुस्तक है। तो उनसे प्रभावित हुआ, उसके बाद मुझे अवसर मिला मिलने का जो वर्तमान में राज्यसभा में सांसद हैं, श्री राकेश सिन्हा जी। उस समय वो इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के डायरेक्टर हुआ करते थे और उस समय एक काम चल रहा था
तीन तलाक को लेकर, आपने अगर सुना होगा, जी। 3 तलाक को लेकर काम चल रहा था, तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था कि आप हमें 101 महिलाओं, जो 3 तलाक से पीड़ित महिलाएँ हैं 101, उनके इंटरव्यू इकट्ठा करने हैं, आप उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए। तो मैंने उन महिलाओं को ढूँढ के, जो 3 तलाक से पीड़ित थीं, कुछ इंटरव्यू इकट्ठा किया था मैंने, और जो कि इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा अपनी एक पुस्तक मैं भी नारी हूँ में प्रकाशित किए, और मेरा उन्होंने सम्मान के रूप में मेरा नाम भी उसमें प्रकाशित किया था। आपने यदि याद हो तो माननीय जो उस समय विधि मंत्री थे श्री रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर बहस करते हुए उस पुस्तक का रेफ़रेंस दिया था कि ये जो पीड़ा है 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं की, इस पुस्तक में है, और बहुत विभिन्न कहानियाँ हैं उनकी। इस कारण से बाद में वो 3 तलाक कानून भी, आपको पता होगा, उसमें बना था, उसके बाद 3 तलाक का कानून बना था। तो उसमें मैंने थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट किया था कुछ महिलाओं के इंटरव्यू इकट्ठा करके। तो जिसके बाद मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुस्तक के माध्यम से लोगों को जाननी चाहिए। हमारे समाज में अगर हम अपना इतिहास भूल जाएँगे, इतिहास से हमें सीखना मिलता है, सीखना चाहिए भी। अगर हमें अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है, तो हमें अपना इतिहास हमेशा याद होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये दोबारा से आरंभ किया था लेखन। तो कह सकते हैं कि शुरू से ही आपका जो आपकी जो रुचि थी वो इस तरफ थी, और ऐसे वैसे भी बोला जाता है कि एक अच्छा लेखक वही बन सकता है जो एक अच्छा पाठक हो। तो आपकी पाठन में तो सदैव रुचि रही है। तो बहुत ही अच्छा लगा जानकर कि आपकी जर्नी इतनी अच्छी रही है, और खास करके महिलाओं के उत्थान या फिर दूसरे पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिए जो आप करते हैं या अभी तक आपने किया है, बहुत ही प्रेरणादायक है। अब मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि दर्शकों को भी बहुत उत्सुकता हो रही होगी ये जानने की कि आपकी किताब जो है दंगे दंगों के बारे में, तो ये जो सबटाइटल है इसका मैसेकर ऑफ हिंदूज, ये कहाँ जी। से आता है? देखिए, ऐसे है कि जो हमारा भारत है वो हिंदुस्तान ही है, और हिंदू कोई जाति या धर्म नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ने भी अपने अनेकों निर्णय में कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक दिनचर्या है, जो जीवनचर्या है, वो हिंदू वो है। हिंदू दंगों में मरने वाला मानव है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी यदि दंगों में मारा जाता है तो वो मानव ही है, और मानव का दूसरा पर्यायवाची कहें तो हम हिंदू कहेंगे। और इस किताब में अगर हम कहें तो सिर्फ हिंदुओं का नरसंहार की बात नहीं की गई है। इसमें समय-समय पर, जैसे आप देखेंगे 1984 के जो दंगे हुए, उसमें बहुत मास लेवल पर एक सिख समुदाय का वो हुआ था, नरसंहार हुआ था, और सबको जानकारी है कि वो अभी तक भी मुकदमे पेंडिंग थे। अभी भी एक केस में सजा हुई है, एक केस में सज्जन कुमार बरी हुए हैं। उसका विस्तार से 1984 के दंगों का भी विस्तार से इसमें एक संकलन किया गया है दंगों इस पुस्तक में। तो इस तरह से अगर आप कहें कि जो मैसेकर ऑफ हिंदू है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि हिंदू कोई जाति धर्म नहीं है, वो एक दिनचर्या से लिया गया है। इसके लिए मैंने इसको सबटाइटल दिया है। जी। अब मैं जानना चाहूँगी कि आपकी और 2 पुस्तकें हैं, हाँ, मैं विवादित हूँ, मैं निर्भया हूँ, और अब ये तीसरी पुस्तक है शायद आपकी, दंगे? हाँ, ये तीसरी पुस्तक है। जी, जी। बिल्कुल। तो फिर इनके इनके टाइटल्स और इनके सब्जेक्ट्स जो है, एक-एक करके अगर आप बताना चाहें कि दंगों पे जी। आपने किताब लिखने की क्यों सोचा? उसके अलावा फिर हाँ, मैं विवादित हूँ और मैं निर्भया हूँ की प्रेरणा कहाँ से आई? तो अगर आप जी, बताना चाहें। जी, दंगों के विषय में तो इसलिए मैंने सोचा कि दंगों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो इतिहास में कितना नरसंहार हुआ है, और किन किन कारणों से हुआ है। ये सारा मैंने उसमें लिखा है कि जो कारण है, इसमें हमेशा पॉलिटिकल रीज़न रहे हैं दंगों के पीछे। दंगे कभी भी स्वयं नहीं होते हैं। इसके पीछे या तो पॉलिटिकल रीज़न होते हैं, या फिर इन्हें करवाया जाता है किसी उकसाकर।
एक समूह को, व्यक्तियों के समूह को उकसाकर इस दंगों को कराया जाता है। तो इन दंगों के विषय में बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे पास में, उनको हमने इसमें इकट्ठा किया है। और इसके अलावा भी इसमें दंगों के संबंध में जो कानून है उसके बारे में बताया है। इस किताब में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दंगों के संबंध में जो अपने निर्णय दिए हैं उनको संकलित किया है, और इसका कैसे रोकथाम हो इसके विषय में विस्तार से चर्चा की है। यदि कोई भी लॉ स्टूडेंट है, हिस्ट्री का छात्र है, इतिहास का छात्र है, या सामाजिक कार्यकर्ता है, या पॉलिटिकल है, यदि वो इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उन्हें अवश्य इससे लाभ मिलेगा और उन्हें जानकारी मिलेगी कि किस किस तरह से इसने दंगे हुए हमारे भारत में के इतिहास में, ये जानकारी मिलेगी। दूसरा, आप जो मेरी पहली पुस्तक थी जिसे मैं कह सकता हूँ हाँ मैं विवादित हूँ, तो हाँ मैं विवादित हूँ, इसका टाइटल जरूर हाँ मैं विवादित हूँ, लेकिन इसमें मेरे विषय में कुछ ऐसा नहीं है। इसमें विषय दिया गया है कि जो भारत के विवादित कानून बताए जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं कुछ लोग, और वो भारत सरकार के, अब की भारत सरकार हो चाहे पूर्व की भारत सरकार हो, कोई भी कानून लाती है और उसको विवादित बता देते हैं, चाहे यूएपीए हो या 370 का हटना हो या अन्य कानून, किसानों से संबंधित बिल हो, इन कानूनों को जी, मैं कह रही इन थी कानूनों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यूएपीए हो गया, सीएए हो गया, तो कानून विवादित बनाने की कोशिश की गई पॉलिटिकल एजेंडा के चलते हुए। तो इसमें मैंने बताने का प्रयास किया कि ये कभी भी भारत के नागरिकों के विरुद्ध नहीं है, और ये जो कानून बनाए जाते हैं भारत के नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें पूरी विस्तार से कानून विवादित हूँ, इन कानूनों की चर्चा की गई है। दूसरा, आपने पूछा कि मैं निर्भया हूँ। मैं निर्भया हूँ, तो अगर हम बात करते हैं निर्भया की, तो स्मृति जी मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम अगर बात करते हैं निर्भया की, तो हमारा जो भारत के नागरिक हैं उनका एकदम फोकस जाता है जो 2012 में घटना हुई दिल्ली में, कि वो निर्भया के बारे में बात। लेकिन हमारी जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनके साथ इतिहास में क्या क्या हुआ है? क्या एक ही निर्भया है? क्या एक ही बलात्कार हुआ इस देश में? ऐसा नहीं है। जो भी पूर्व में 1900, अगर हम बात करें 74 में एक रेप हुआ था मुंबई में, उसका नाम था, उसको नाम टाइटल दिया गया था मथुरा रेप कांड। वो थाने में हुआ था वहां पर, और उसके बारे में उसके बाद ही रेप कानूनों में परिवर्तन आया। पहली बार जो अमेंडमेंट आया रेप लॉ के संबंध में, तो मथुरा का उसको देखते हुए आया, और उसमें ही उसके बाद ही आया कि जो रेप पीड़ित है उसका नाम पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे रेप हुए इस भारत में। तो उन बलात्कार पीड़ित महिलाओं के पीड़ा को संगीत करने का प्रयास मैं निर्भया में किया था, और जो काफी लोगों को पसंद भी आई है, और लोगों को जाना है कि कितना भीभत्स, उससे ज्यादा भीभत्स भी हमारे देश में बलात्कार हुए हैं महिलाओं के साथ, जो कि बहुत गंभीर विषय था। और इसको पुस्तक में लिखना एक चैलेंज भी था। कुछ इधर उधर लिख देंगे तो एक बहुत बड़ा मास हमारे विरुद्ध हो जाएगा। तो ये चैलेंज भी था, लेकिन मैंने इसको किया, और बाकी इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही था। तो इसके बाद ये दंगे मैंने स्टार्ट किया था, तो अभी काफी रेडिकल टॉपिक्स चुने हैं आपने तीनों ही किताबों के लिए। तो जैसा कि मैं देख पा रही थी, मैं निर्भया हूँ एक एंथोलॉजी है, राइट? जी ओके। जी जी। उसमें कविताएं हैं अलग अलग ऑथर्स की, या आप ही की है? नहीं, कविताएं नहीं है, उसमें स्टोरी है। स्टोरी है, कैसे कब कब क्या रेप किस कहाँ पे हुआ,
किस तरह से कितना दुखदान था वो, उसमें क्या लॉ पॉइंट आया निकल के, कोर्ट ने उसमें क्या कहा है, उसमें जजमेंट भी दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट हैं, उसमें लॉ कब-कब चेंज हुआ है, जो रेप से संबंधित लॉ है हमारा, कब-कब चेंज हुआ है, वो सारा अमेंडमेंट हमने उसमें दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा बना लेना आप भी, तो आपको भी अच्छा लगेगा। जी, बिल्कुल। अभी रिसेंटली कहीं के हाई कोर्ट ने, अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, मैरिटल रेप्स को लेकर के भी एक नया फिर जजमेंट दी है, नई जजमेंट। सो जी, जी, काफ़ी हम वी हैव कम अ लॉन्ग वे और जी, स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो बहुत ही मुबारकबाद सबसे पहले तो आपको कि इतनी बेहतरीन किताबें लिखी हैं आपने, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की है किताबों के ज़रिए और लोगों तक सही सूचना पहुँचाने की कोशिश की है। तो बहुत ही जी, जी। आपका अच्छा प्रयास है ये और आशा है कि ये प्रयास बहुत ही सफल हो और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगी, आपने किताब लिखते वक़्त बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की होगी। पहले तो आपके पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, रुचि है इस वजह से। बट रिसर्च जी। करते वक़्त आपका एक निष्कर्ष क्या निकला? आपके हिसाब से दंगे क्या हैं? देखिए, वही मैं बता रहा था स्मृति जी कि जो दंगे हैं, ये स्वयं कभी नहीं होते हैं। दंगे क्या है, दंगों में दंगे एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसे कुछ लोग हासिल करने के लिए एक कम्युनिटी को भड़का कर या उनको गलत शिक्षा देकर लोगों के विरुद्ध भड़काते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ही ये दंगे होते हैं, जिसके दंगों का परिणाम तो इतना विभत्स है, उसके बारे में तो सोच के ही आपकी रूह काँप जाती है कि जब दंगे समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद क्या-क्या होता है। किसी की कोई बेटा अनाथ होता है, कोई बेटा किसी की माँ से छिन जाता है, किसी का पति चला जाता है, किसी का घर आग से जल जाता है। मतलब इतना ज़्यादा विभत्स होते हैं, लोग उसके दंगों के बाद कैंपों में रहने के मजबूर होते हैं। आज तक भी कई जगह देखेंगे कि दंगों के बाद कई जगह कैंपों में लोग आज भी रह रहे हैं। उसमें उनकी जो यादें हैं, उस दंगों को लेकर आज भी वो थर-थर काँपते हैं। अगर उनसे बात करेंगे हम उस दंगे के पर्टिकुलर दंगे के बारे में बात करेंगे, तो आज भी वो उनकी रूह काँपती है कि किस तरह से उनके साथ नरसंहार हुआ, उनके परिवार के लोग बिछड़ गए, छिन गए, उनका मर्डर कर दिया गया, उनका परिवार उनके घर को आग लगा दी गई। बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं, जो कि सोच कर भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। तो ये दंगे हैं, ये किसी मानवता की भलाई के लिए नहीं होते हैं। ये हमेशा ही ये नरसंहार होता है इनमें और बहुत नुकसान होता है समाज का और मानवता का बहुत नुकसान होता है इससे। जी। जी। वैसे मेरे पास ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना किताबों और खबरों और अलग-अलग सिनेमा के ज़रिए भी जाना है, तो अमृता प्रीतम जी की नॉवेल थी पिंजर, उसके जी, जी। ज़रिए कुछ तो सिचुएशन समझ में आई। फिर उसके अलावा 84 करके एक और नॉवेल है। तो कुछ चीज़ें इन सब के ज़रिए समझी है मैंने और उससे ये कह सकती हूँ कि आपकी ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है अगेन, ताकि लोगों को और भी पता चले और भी डेप्थ में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी एक इवेंट पे फोकस करते हैं तो ओवरऑल पूरे उस सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, हम एज अ सिचुएशन नहीं देख पा रहे हैं जिस पर की गौर करने की की जानी चाहिए कोशिश कि पैटर्न क्या रहा, उसके पीछे की ह्यूमन साइकोलॉजी क्या रही, एस्केलेट कैसे हुआ, कैसे वहां तक बात पहुंच गई, क्या फैक्टर्स जी, रहे जो कि ड्राइव कर गए और वहां तक पहुंच गई बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं ये जानना चाहूंगी, शायद आपके दोस्त और आपके प्रोफेशनली जो जानकार लोग हैं उनके भी मन में ये बात रहती होगी, और क्योंकि आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जब मैं इकट्ठा कर रही थी इस इंटरव्यू के लिए, तो मुझे पता चला जैसे आपकी किताबें हैं तीनों, तो तीनों काफी ऐसी विवादित मुद्दों को लेकर लिखी हुई हैं। तो आपके दोस्त जैसा कि पूछते होंगे और मैं भी जानना चाहूंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको खुद विवादों में रहना अच्छा लगता हो। नहीं, विवादों में एक्चुअली क्या है स्मृति जी कि विवादों में रहना अच्छा तो किसी को नहीं लगता, लेकिन लोग क्या है कि आप जब किसी चीज़ को स्टार्ट ऐसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं जो धारा के विपरीत हो,
जी तो कहीं ना कहीं वो समाज के लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते उसे। पहले वो स्वीकार नहीं कर पाते, बाद में स्वीकार भी करना पड़ता है। अगर आप उस राह को छोड़ देंगे किसी के आलोचना के कारण, किसी आलोचना के कारण अगर उसे छोड़ देंगे अपने विषय को, तो आप अपने मकसद से भटक जाएंगे। लेकिन अगर आप फोकस हैं अपने उस पे और उसे करते रहेंगे, तो वही लोग जो पहले आपकी आलोचना करते हैं, वही उसे स्वीकार भी करते हैं और उसके बाद वो सराहना भी करते हैं। तो लोग कहते हैं कि विवादों में वो बोलते भी हैं कि हाँ, मैं विवादित हूँ, कई बार टाइटल भी दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है उस पुस्तक को वो ज़रूर कहते हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया है तो वो एप्रिसिएशन भी करते हैं कि बहुत अच्छा विषय को उठाया है उसने भी। तो यही है, सारे मित्र लोग हैं, मित्र लोगों से भी सीखने को मिलता है। मैं तो ये मानता हूँ कि हमें समाज के हर वस्तु से सीखने को मिलता है और सीखते रहना चाहिए। मैं तो एक समझता हूँ कि मैं लाइफ टाइम स्टूडेंट हूँ और हमेशा सीखता रहूँगा। अब कई लोगों का ये भी सवाल हो सकता है अरविंद जी कि आपकी जो किताब है जिसका शीर्षक काफी ये है कि हिंदुओं का नरसंहार, जैसा कि आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हिंदू आपके लिए वो है हर इंसान जो हिंदुस्तान में रहता है, पर लोग ऐसा कह सकते हैं कि आपकी ये किताब जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसकी कोई राजनीतिक इसके पीछे कोई मंशा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। और देखिए, इस पुस्तक में एक इवेंट हुआ था मेरठ में, दंगों का। और उस दंगों में अधिकतर लोग मुस्लिम समुदाय के मारे गए थे, जिन्हें पीएससी के जवान 39 लोगों को पीएससी के जवान ले गए थे उठाकर और उनका नरसंहार कर दिया गया था। उस सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी से थे। उस इवेंट को भी इसमें संग्रह किया गया है और इसमें क्या कोर्ट के जजमेंट कितने हैं, उसमें उस केस में भी कितने कोर्ट के जजमेंट आए, कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोगों को दोष मुक्त किया गया है, उसके बारे में इसमें संकलन किया गया है। तो लेकिन जो लोग नहीं पढ़ेंगे इसे पूरा, वो तो अवश्य कह सकते हैं कि केवल आप ये मान रहे हैं कि हिंदुओं का नरसंहार है। लेकिन जो लोग इसे पूरा पढ़ लेंगे, वो उनके मन से ये भ्रम निकल जाएगा कि मैं ये मानता हूँ ये पॉलिटिकल एजेंडा है। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है इसके पीछे। मेरा है कि समाज को जागरूक करने का, किसी माध्यम से जागरूक करने का। अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो मैं 2012 में मैंने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया था, रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस फाउंडेशन। जो क्या था कि इवेंट करके, गोष्ठी करके लोगों को कानूनों की जानकारी देते थे। हम लोग को कुछ एडवोकेट्स थे, कुछ एक्टिविस्ट थे, कुछ पत्रकार लोग थे उसमें। और हम एक गोष्ठी करके लोगों को इकट्ठा करके उनको कानूनों की जानकारी देते थे कि आपके ये राइट्स हैं, ये कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, और आप इस तरह से अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जब थोड़ा शेड्यूल बिजी हो गया, तो हमने उसे फिर उनको अखबारों में प्रकाशित कराया, नए ऐसे ऐसे कानूनों को जो आम जन से जुड़े हुए लॉ हैं हमारे, उनको अखबारों में प्रकाशित करने का काम किया। काफी लंबे समय तक वो आर्टिकल छपते रहे अखबारों में, अभी तक छपते रहे। उसके बाद मैंने कहा कि अगर हम इसको लेखन से ज्यादा समाज को जागरूक कर सकते हैं, अगर हम गोष्ठी करेंगे तो उसमें 100, 200, 500 मैक्सिमम लोगों को इकट्ठा करके कानूनों की जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लेखन के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से इससे पूरे भारत के लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। इसलिए ये लेखन का इसलिए भी स्टार्ट था और ये कर रहे हैं लगातार प्रयास कि लोगों को अपने कानूनों के, अपने पक्ष में कानून, उनके विपक्ष में कानून अधिकतर जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि समाज में, हमारा जो समाज है अपराध मुक्त हो, भय मुक्त हो, और हमारी बहनें रास्तों में कोई उन्हें परेशान ना करे। तो ये सारी चीजें हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य है कि समाज हमारा भय मुक्त हो, अपराध मुक्त हो। इसके लिए ही ये प्रयास है मेरा। बेहद सराहना के लायक प्रयास रहा है आपका, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको फिर से एक बार। जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं जान रही हूँ इस बारे में, उतनी ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है
एक इंसान के तौर पे, एक भारतीय नागरिक के तौर पे। और मैं चाह रही हूँ कि चीज़ें जानूँ, और मुझे खुशी होगी अगर मैं ये किताब पढ़ पाऊँ, और कोशिश करूँगी कि पढूँ और जानकारी इकट्ठा करूँ। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके इस किताब में जब आपने लिखते वक़्त जब आपने रिसर्च किया होगा, तो इसका सोर्स क्या रहा है? और इसकी ऑथेंटिसिटी अगर एक रीडर के तौर पे कोई जानना चाहे कि इसको इसको सच क्यों माने, आपका सोर्स क्या है? तो आप उसके बारे में क्या बताएँगे? देखिए, इसमें बहुत सारे सोर्सेस हैं, कोई पुरानी पुस्तकें हैं हमारी। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक पुस्तक है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जी। उस पुस्तक में भी एक दंगों का ज़िक्र किया गया है, 1920 में घटित हुए हमारे देश में। उसमें इतना नरसंहार हुआ देश में, एक कम्युनिटी ने एक कम्युनिटी को जाकर पूरी तरह से एक उसमें तो ये भी लिखा है कि एक कुआँ पूरा था जो पानी का कुआँ होता है, उसमें पूरा सर काट के लोगों की लाशें उसमें दफना दी गई और वो पूरा कुआँ काट दिया गया था लाशों को। तो उस पुस्तक का एक पुस्तक है प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी की, वो है इज़ हिंदू इज़ डाइंग रेस। उसके सोर्सेज़ हैं इसमें। और अब क्या है कि जो सोर्सेज़ हैं इतने सारे हैं कि अगर मैं सारा बोलना चाहूँ तो फिर समय का भी अभाव रहेगा। ये जो हिस्ट्री मैं हिस्ट्री का भी छात्र रहा हूँ, तो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है भारत का। तो भारत के इतिहास में जो पुस्तकें हैं उनको पढ़कर ही इसमें हमने संकलित किया है, और ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है और ऑथेंटिक है। अगर हम बहुत बात करें 2020 के दंगों की बात करें, अभी जो रिसेंट में किया गया है 2020 में दिल्ली के जी। दंगों की, उसमें मैंने पूरा उसमें जो हुए फैसले हुए, अदालतों में फैसले हुए, जमानतें खारिज हुई हैं और उसमें क्या-क्या प्रोसीडिंग रही है। तो मेरे एक मित्र हैं, उनका भी इसमें है, जतिन सपड़ा एडवोकेट हैं। उन्होंने वहाँ से मुझे वो उपलब्ध कराया, वहाँ से डाटा उपलब्ध कराया है। तो उसके बारे में, क्योंकि अगर हम एक जजमेंट पढ़ते हैं किसी न्यायालय का, तो उसमें पूरे इवेंट्स की, घटना की पूरी जानकारी होती है, तो वो भी उसका एक सोर्स रहा है। ऐसे ही उसका 1984 के दंगे हैं, उसमें अभी जजमेंट हुआ है, एक में सज्जन कुमार एक्विटल हुए हैं, उन्हें पहले से एक में सज़ा है, आजीवन सज़ा है। तो वो जजमेंट भी हमने निकाले हैं, उनको भी हमने पढ़ा है, उसके बाद उसको संक्षेप में हमने उसको लिखने का प्रयास किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सोर्सेज़ न्यायालय के भी हैं, पुरानी इतिहास की पुस्तकें भी हैं, अपने मित्र लोग भी हैं बहुत सारे। तो सारा यही सोर्सेज़ हैं और सारा ऑथेंटिक है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको ऐसा लगेगा कि जिसमें कोई झूठ लिखा है। बहुत-बहुत शुक्रिया ये क्लैरिफ़ाई करने के लिए। हमारे दर्शकों को भी ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, और इसमें बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज़ का इस्तेमाल किया गया है इसको लिखने के लिए, और इसको पढ़ने से बस आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और बाकी अंत में तो हर किसी को अपना पक्ष चुनने का और अपने विवेक के हिसाब से अपना पक्ष चुनने की पूरी आज़ादी होती है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमने किताब के बारे में चर्चा कर ली, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक और चीज़ है कि किताब के अंदर जो आपने चीज़ें लिखी हैं, तो उसमें जैसे शुरुआत की बात करते हैं कि आपने विश्लेषण किया होगा, तो उसमें दंगों की शुरुआत कैसे होती है? आपने और उसके अलावा किन-किन पहलुओं को छूने का प्रयास किया है किताब के ज़रिए? अगर आप उस पर कुछ रोशनी डालना चाहें। दंगों का स्टार्ट तो यही होता है कि पहले तो में में थोड़ा-सा मन भेद होता है, उसके बाद एक उनका लीडर किसी तरह से एक पक्ष के विरुद्ध भड़काते हैं और भड़काने के बाद उनको मिसगाइड करके इस तरह से प्रोवोक करते हैं, उन्हें हथियार भी उपलब्ध कराते हैं। अगर मैं एक बात इसमें इसी से आप समझ जाएँगे, 1946 में एक दंगा हुआ था हमारे देश में, 1900 आज़ादी से जस्ट पहले, कोलकाता में हुआ था और उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने
पूरी तरह से तैयारी की उसकी। मोहम्मद जिन्ना ने लोगों को इकट्ठा किया, उनको उनकी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाया, उन्हें असला, हथियार उपलब्ध कराए और इस तरह से इवेंट किया गया वो दंगों का कि सारे हिंदुओं को घेर कर उनको मारा गया। तो ये जो दंगे हैं इस टाइप से ही होते हैं, इसके पीछे और कुछ नहीं है। पॉलिटिकल एजेंडा को अपना तय करने के लिए लोगों को भड़काकर दूसरे लोगों पर हमला करा देते हैं और फिर उसके बाद दंगे भड़क जाते हैं। ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं और स्मृति जी, अगर आप उसे उन चीजों को स्टार्ट से ही पढ़ना आरंभ करेंगी तो आपको जानकारी होगी कि किस किस तरह से दंगे हमारे देश में हुए हैं और किस तरह लोगों ने करवाए हैं। कभी भी स्वयं कभी दंगे नहीं होते हैं, ये हमेशा ही आयोजित होते हैं। ये कहने का प्रयास मैंने उसमें किया है पुस्तक में और उसमें डिटेल में जानकारी दी गई। जी, जैसा मतलब अभी तक जितना मैं भी समझ पाई हूँ तो अक्सर जो दंगे में इन्वॉल्व होते हैं जो लोग, तो उनको एक तरीके से इस भ्रम में डाल दिया जाता है कि आपकी जान खतरे में है या आपका परिवार खतरे में है, वजूद खतरे में है, तो खुद को बचाना है अगर तो आपको हिंसा चुननी पड़ेगी। और वहां से ही शुरुआत होती है। किसी को एक डर, एक सिनिकल मोड में डाल दिया जाता है, एक पैरानोया का शिकार हो जाते हैं लोग कि अब तो हथियार उठाना पड़ जाएगा और अब या तो मरो या मारो वाली सिचुएशन हो जाती है। सो बहुत अच्छा अच्छे तरीके से आपने उल्लेख किया कि आपने किताब में क्या एक्सप्लेन किया है, दंगों की शुरुआत कैसे होती है इस चीज़ को लेकर के। और मैं फिर से मैं बहुत ही उत्सुक हूँ इसको पढ़ने के लिए। अब मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या है इस पुस्तक में जो आपको लगता है कि लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है, मतलब एग्जैक्टली मेन कोर अगर आप बताना चाहें कि इसमें वैसे तो सारी बातें आ ही चुकी हैं, लेकिन इसे पढ़ना इसलिए चाहिए, इसमें दंगों का आरंभ कहाँ से होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं, इसको रोका कैसे जा सकता है, हम भविष्य में इन्हें कैसे इनकी रोकथाम कर सकते हैं, इसकी भी बात की गई है। दूसरा, दंगों के संबंध में कानून क्या कहते हैं, क्या क्या कानून कहते हैं, उसके बारे में पूरी विस्तार से बात बताई गई है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दंगों में निर्णय देते समय किन बातों पर ध्यान किया और उन्होंने अपने निर्णय में दंगों के विषय में क्या क्या कहा है, उस विषय को भी इसमें संकलित किया गया है। इसके अलावा भारत में जो भीभत्स, सबसे ज्यादा भीभत्स दंगे थे जिनमें ज्यादा नरसंहार हुआ है भारत में, उन दंगों को इसमें इकट्ठा किया गया है, एंथोलॉजी किया गया है इसको। और उनके विस्तार, मतलब अगर आप कोई एक किताब पढ़ेंगे, जैसे आपने बताया पिंजर है 1984 है, उनमें पर्टिकुलर एक दंगा बताया गया है, 1984 का दंगा बताया गया है, पिंजर में भी वही बताया गया है, उसमें पर्टिकुलर एक दंगा बताया गया है। लेकिन इस पुस्तक में बहुत सारे दंगे हैं। 1920 में हुआ, 1946 में हुआ, 89 में हुआ, 87 में हुआ। ये अलग अलग देश के अलग अलग विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में हुए हैं, जिनकी जानकारी भी नहीं है। एक दंगा बिहार में हुआ था 89 में। उसमें क्या था कि उसमें वहां का जो एसपी थे वो बाद में डीजीपी भी बने थे बिहार के। उन्होंने पूरा प्रोटेक्ट किया दंगे करने वालों को, और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इतना नरसंहार हुआ था वहां पर भी मैक्सिमम संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए थे। जैसे ये प्रश्न अभी था वो भी क्लियर हो जाएगा। उसमें भी मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए थे। और यहाँ तक कहा जाता है उस दंगे से कि एक खेत को पूरा रेगिस्तान बनाकर उस पर गोभी लगा दिए गए थे, फूल गोभी के पौधे लगा दिए गए थे। बाद में उसमें जांच हुई, सीबीआई जांच हुई, तब पता लगा कि कितना नरसंहार हुआ है और किस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन में हुआ है। तो ये सारी चीजें उसमें दी गई हैं अलग अलग। मतलब मैंने कहना चाह रहा था कि किसी एक पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें एक दंगा दिया गया है पर्टिकुलर,
लेकिन इसमें अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग राज्यों में हुए दंगे, जो भीभत्स थे और जिनमें पलायन भी हुए लोगों के और जो बाद में कैंपों में रहने को मजबूर थे, उन सब के बारे में इसमें विषय चुना गया है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ें और जानकारी लें कि कहाँ-कहाँ, कब-कब दंगे। जी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है एक भारतीय नागरिक के तौर पर भी सजग रहना, क्योंकि कभी किसी को नहीं पता कि कब आप एक पीड़क की अवस्था में या पीड़ित की अवस्था में आ जाएँ। और आप जब तक जागरूक नहीं रहेंगे, आप अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, उसके काले पन्नों को भी नहीं जानेंगे, तब तक आप समझेंगे नहीं कि उसको रोकना कैसे है। वहाँ पे उस सिचुएशन से बिना कुछ डैमेज किए या डैमेज हुए निकलना कैसे है। क्योंकि एक इंसान भी फ़र्क कर सकता है, अगर एक जागरूक इंसान है तो वो बाकी भटकों को बचा सकता है या उनको रास्ते पे ला सकता है, आई थिंक। और सबसे बड़ा हथियार, सबसे सही चीज़ जो है आज के टाइम में, वो है नॉलेज, मेरे ख्याल से। सो बहुत ही अगेन सराहनीय कदम आपका, आपकी सोच को के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं पूछना चाहूँगी कि जब शुरुआत की थी पहली बार, तो एक तो आपने कहा कि आपकी रुचि भी रही है सब कुछ, मतलब पढ़ने, एक पाठक के तौर पर आप शुरू से ही बहुत ज़्यादा सजग रहे हैं। तो उसके अलावा लेकिन एग्ज़ैक्ट बुक लिखने की प्रेरणा कब मिली? कोई ऐसा इवेंट जिसने कि इसकी शुरुआत की? किसी ने बोला हाँ, कुछ? जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली क्या था कि मैंने आपको बताया था पूर्व में कि जब मैंने उसमें 3 तलाक पे काम किया था, 3 तलाक पे काम किया था और कुछ इंटरव्यू उसमें मैं भी नारी हूँ और ट्रिपल डिनायल दोनों में भाषा में थी, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन ने पब्लिश किया था। ये इस टाइप की बुक थी वो। तो इसमें क्या था कि इसमें मेरा नाम उन्होंने उसमें लिखा था किताब में विशेष आभार करके लिखा था। तो मैंने एक मित्र को कहा कि भाई मेरा इसमें थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये किताब आपकी नहीं है। वैसे मेरी थी भी नहीं वो किताब, लेकिन कह रहे वो किताब आपकी नहीं है, आपकी किताब तो ऐसी होनी चाहिए। तो मैंने कहा वो पिंच करते हैं कुछ बातें लोगों की, तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है आपकी। उस समय तक मैं काफ़ी अपने आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में छप रहे थे लगातार और उसी समय कोविड का दौर भी आया। तो उस कोविड के दौर में कुछ करना ही था, तो वो जो मेरे आर्टिकल थे न्यूज़पेपर में छप रहे थे लॉ से संबंधित, उन्हें मैंने कंपाइल किया एक बुक की तरह और उसको ही हाँ, मैं विवादित नाम से पुस्तक में तैयार किया था। उसे बहुत ग्लोरीफाई किया और काफ़ी समय क्योंकि समय मिल गया था, काफ़ी घर में ही रहना था कोविड के समय में। तो वो पहली पुस्तक हाँ, मैं विवादित हूँ, उसे कहेंगे और वो कोविड की देन भी रही है कि कोविड ने हमारे देश में बहुत सारे लोगों को बनाया भी है, बिगाड़ा भी है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे बनाया है कोविड ने और मैं आपके सामने आज बैठा हूँ, शायद ये कोविड की देन ही हो। ऐसी, जी, बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ रही हैं। कोविड ने हमें बैठकर चीज़ों पर गौर करने की मोहलत दे दी एक तरीके से। कुछ लोगों से जी, ऑब्वियसली ज़िंदगियाँ छिन गई, उनके परिवार बिखरे, बहुत सारी त्रासदी हुई, पर साथ में एज़ अ कलेक्टिव हमें अपने आप पे रिफ्लेक्ट करने का बहुत मौका मिल गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, अपने अपने ऑप्शंस को क्वेश्चन करने का मौका मिल गया और अपनी लाइफ़ एक तरीके से रीस्ट्रक्चर करने का मौका मिला है। तो आपने, बस बहुत सारे लोगों से वो मौका छूट भी गया होगा, पर आपने उस मौके का भी इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया, ना कि उसका एक बहुत ही प्रोडक्टिव यूज़ किया है। तो ये भी बहुत ही सराहनीय है। तो उसके अलावा आपकी पहली किताब में हाँ, मैं विवादित हूँ से लेकर के अभी दंगे तक का सफ़र, ये इस किताब तक का सफ़र, तो आपको क्या लगता है, आप अभी अपनी जर्नी में, अपनी यात्रा में कहाँ पर हैं? अब आप कुछ जर्नी तो बताएँ? ये ऐसे कहते हैं कह सकते हैं कि अभी जर्नी तो स्टार्ट ही हुई है और मैं लेखक के स्थिति में तो ये मानता हूँ कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। ये लिखना सीख रहा हूँ, लोगों की बुक्स पढ़ता हूँ, उनसे सीखता हूँ और क्योंकि लाइफ मैंने कहा था आपको कि मैं एक अपने आप को हमेशा स्टूडेंट मानता हूँ, छात्र मानता हूँ। तो जी। बस यही है कि अभी सीख रहे हैं, अभी प्राथमिक वो है स्थिति है, प्राथमिक स्टेज है और उसके बाद अभी और सीखेंगे और करेंगे। जब तक करने की क्षमता है, आदमी को करते रहना चाहिए। तो आगे भी करेंगे आपके साथ। जी।
अब आगे और कुछ प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं? अभी आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बुक्स जिन पर आप काम करना शुरू कर चुके हैं या आपके दिमाग में है? जी, कर चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी मैंने पाकिस्तान से एक वो मंगाया था, ट्रायल मंगाया है, उसको ट्रांसलेशन कराया है उसको, क्योंकि उर्दू में था, पुराना है। 1900 आपको बता दें कि जो शहीद आजम भगत सिंह का जो ट्रायल था पूरा का पूरा, उसको हमने वहाँ से अरेंज किया है पाकिस्तान से, और उसको फिर ट्रांसलेट कराया है। तो अभी उसके पहले उस ट्रांसलेशन में पीडीएफ वो है, पीडीएफ के बाद वो कन्वर्ट होगा वर्ड में, उसके बाद उस पे काम चल रहा है लगातार उस पर। तो बड़ा प्रोजेक्ट है वो। इंतज़ार रहेगा जी। हमें आपकी अगली किताब का। और मैं सबसे पहले तो ये किताब पढ़ने वाली हूँ, और दर्शकों को बता दूँ कि अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मौजूद होगा। आप वहाँ से जाकर के अवेल कर सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं अमेज़न लिंक हो। उसके अलावा सर, अगर दर्शक आपकी किताब को लेकर कोई बात पूछना चाहें या रिव्यू देना चाहें या कुछ भी आपके साथ चर्चा करना चाहें, तो आपको वो किस ज़रिए से कांटेक्ट कर सकते हैं? ईमेल, नंबर, जो भी आप बताना चाहें। हाँ, तो मेरा कांटेक्ट नंबर अभी डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले है मेरा नंबर। और ईमेल एड्रेस मेरा, आप ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस है श्रीवास्तव एक है @yahoo.com। ठीक है, दर्शकों को बता दूँ कि ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगा, इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं किताब को लेकर। कोई भी सवाल हो, कोई भी और जानकारी हो, जो आपको क्लियर करनी हो या अपने विचार व्यक्त करने हो, आप इनके इनके साथ साझा कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए और फ़ोन नंबर के ज़रिए। सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी। और जल्दी ही ये किताब कम पूरी पढ़ के मैं आपको बताऊँगी खुद भी कि मुझे कैसा लगा और क्या महसूस हुआ, क्या जानकारियाँ इकट्ठा की। और बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको आपके अभी तक के सफ़र के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके आगे के सफ़र के लिए। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं अध्ययन बुक्स की बहुत तरफ बहुत से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपको बधाई देती हूँ आपके इस माइलस्टोन के लिए। अब दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आशा है कि आपको कुछ चीज़ें, नई जानकारियाँ मिली होंगी और आगे भी आप कुछ इनसाइट्स लेकर जा रहे होंगे इस मीटिंग से, इस बुक लॉन्च इवेंट से। और बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आशा है आपका आगे का दिन मंगलमय हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक